मैं रचना आज आपके सामने लेकर आई हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। देखिए, जो हमें बहुत सारी जो हमारे पुस्तकालय में बुक्स मिलती हैं, जो कुछ तो अभी लिखी गई हैं, कुछ 50 साल पुरानी बुक्स हैं, कोई 100 साल पुरानी हैं, लेकिन उनसे भी प्राचीन पुस्तकें हमें मिली हैं। तो उन किताबों में क्या लिखा है, या जो हमें मिस्र के पिरामिड में जो कब्रें मिली थी वो क्या कहती हैं, ये जो हमें खुदाई में, जो हमने लास्ट चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता की बात की थी, तो उस समय की कब्रें क्या कहती हैं, या उस समय की बुक अगर हमें कोई मिली हो तो वो क्या कहती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या है हमारी दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ, या क्या कहता है वो ग्रंथ जो हमें पूरी दुनिया में, जो हमारे जो ग्रंथ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो अगर अपने ग्रंथ की बात करें तो हमारे जो चार वेद हैं वो सबसे ज़्यादा पुराने हैं। चार वेदों पर मैंने एक स्पेशल, एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आपको लिंक में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। सारे चारों वेदों के बारे में मैंने बहुत छोटा सा वीडियो, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। तो आज हम बात करेंगे इन चार वेदों में से सबसे अहम वेद ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद हमारा बहुत पुराना और प्राचीनतम माना जाता है, और सबसे ज़्यादा इसकी जो रचना है लगभग 3500 साल पहले की गई थी। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, और जिन्हें सूक्त कहा जाता था। सूक्त का मतलब क्या होता है पहले वो आप जान लीजिए कि सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरीके से बोला गया। देखिए, जो ग्रंथ जब ऋग्वेद का या जैसे भी ग्रंथों का निर्माण हुआ होगा, उस समय आपके पास कोई कॉपी पेन तो होगा नहीं कि जो आप लिख सकते हैं। उस टाइम पे उसको अच्छे से बोला गया होगा, और आपके जो शिष्य होंगे उनको उसी भाषा में समझाया गया होगा, तो उसी तरीके से वो लिखा गया होगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास जो प्रिंटेड बुक आ जाती है, जैसे आपके पास अगर आप 6 क्लास में हो तो आपके पास आपकी प्रिंट की बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी फ्रेंड से ले सकते हो। नहीं, अगर आपकी फिर भी मिसप्लेस हो गई है तो मार्केट जाके दोबारा ले सकते हो। लेकिन जो ग्रंथ थे वो ऐसे नहीं थे, क्योंकि वो एक बार ही लिखे जाते थे, बार बार लिखे नहीं जाते थे। उनको ही बचा बचा के रखना पड़ता था, और अगर उनकी कॉपी करनी भी होती तो प्रिंट मशीन में ले जाके फोटो कॉपी नहीं होती थी, जबकि उसको दोबारा से हाथ से ही लिखा जाता था। और जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आती थी। वो प्रॉब्लम जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास जब आएगी उसमें आपको समझ में आएंगी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। लेकिन आपको भी प्रॉब्लम समझने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। उससे पहले सब आप सिंपल सा देखिए कि ऋग्वेद है क्या। देखिए, चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिसमें कि जो मेन है इस ऋग्वेद के अंदर, आप ध्यान से समझिएगा, देवी और देवताओं की स्तुति की गई है, और कुछ नहीं किया हुआ। इसमें क्या किया गया है, देवी और देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें तीन देवता जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, वो तीन देवता जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पाए गए हैं, मैं आपको भी बता देती हूँ। ये देखिए, इसमें जो तीन देवता थे वो इंद्र, युद्ध के देवता माने जाते थे। अग्नि, अग्नि, और ये देखिए अग्नि जो आग के देवता माने जाते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट सोम। सोम एक पौधा है जिसमें खास तरह का पेय बनाया जाता था, खास तरीका का पेय बनाया जाता था। इसलिए तीन चीज़ों की इसमें बहुत ज़्यादा बारे में बताया गया है। अधिकांश सूक्तियों के जो रचयिता थे और सीखने सिखाने वाले थे पुरुष हुआ करते थे। और ऋग्वेद की जो भाषा है वो संस्कृत हुआ करती थी। जो भाषा है उसकी, देखिए, ये वैदिक संस्कृत कही जाती थी। जैसे कि आपने भी संस्कृत पढ़ी होगी, किसी न किसी क्लास तक तो जरूर ही पढ़ी होगी। तो आप जो संस्कृत भाषा होती थी वो इसकी भाषा होती थी। अच्छा, इसके बाद है कि इतिहासकार जो ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, उससे पहले मैं आपको खास बात बताऊंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो खास बात देखिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वे लिखी हुई जो छापी गई बुकें जो होती थी उनका सिर्फ श्रवण किया था, बोला जाता था। मैंने आपको अभी बताया था ये चीज़ कि उनको सब बोला था। ये खास बात है इसकी। उसके हम देखते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। तो इतिहासकार क्या करते थे, ऋग्वेद है उनको सब बातें होती हुआ करती थी, इसमें बातें ही हुआ करती थी। और इसमें जो दो पूजी जो नदियाँ थी, जो पूजनीय दो ही नदियाँ थी, एक सतलुज नदी और दूसरी व्यास नदी। इसके अलावा इसमें गंगा और यमुना का उल्लेख ही सब एक बार हुआ है। इसके अलावा इसमें कभी हुआ ही नहीं दो का, क्योंकि हम तो समझते हैं कि एक गंगा यमुना हमारे लिए बहुत होली रिवर के टाइप से चलती है, लेकिन इन ऋग्वेद में सब दो ही बार इसका उल्लेख हुआ है। ये आपको जो सामने ये जो आपको पांडुलिपि दिख रही है ना, ये भुज, जो मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि भुज नामक वृक्ष पर दी गई थी।
और ये पांडुलिपि में कश्मीर से प्राप्त हुई थी। तो ये जो है ऋग्वेद की जो सबसे पहले छापने के लिए जो कृति थी ना, वो यही थी। उसके बाद हम बात करते हैं इस चैप्टर में आगे की बात करें तो मवेशी, घोड़ी और रथ का उल्लेख किया गया है। इसमें बहुत आपको करने की जरूरत है, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में जो यज्ञ हुआ करते थे, जो बातें होती थी, वो सब मवेशियों, बच्चे, खासकर जो पुत्र होते थे, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं दी गई हैं। तो मतलब उस टाइम पे देखो मवेशी यानी कि जानवर जो होते थे उनकी प्राप्ति के लिए, घोड़ों को माना जाता था कि हमारे युद्ध के लिए काम आएंगे, और बच्चे यानी कि जो पुत्र हैं वो हमारा आगे पिंड दान करेंगे तो उनके लिए, तो इनकी जो है खासकर पुत्रों की इनके लिए प्रार्थनाएं की गई थी। उसके बाद इसमें था कि लोगों को विशेष बताने वाले जो लोगों की विशेषताएं क्या थी। तो लोगों की जो विशेषताएं थी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसमें क्या था कि इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, इसमें विष का और जन का। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है विष और जन, ये दो थे, जिसमें पुरु, भरत और यदु, ये तीन टाइप के और नाम थे जिनका उल्लेख मिला है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इतिहास है उसमें इन चीज़ों का उल्लेख सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो जाने पहचाने लगती है, वो कौन सी हैं? जैसे प्रार्थनाओं की रचना, जो कभी कभी खुद आर्य लोग करते थे, और अपने जो विरोधी थे, जो लोग उनका यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे, उन्हें दस्यु कहा जाता था, दस्यु या दास कहा जाता था। दस्यु या दास का नाम जो है फिर बाद में औरतों के लिए भी शुरू हो गया था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दस्यु या दास कहा जाता था। इसके अलावा उनके बाद में इन दास को स्त्रियों का नाम दे दिया गया, स्त्रियों का नाम दे दिया। तो स्त्रियों को भी अपना गुलाम की तरह मानने शुरू हो गए थे, तो उनको भी नाम दे दिया था दास का। तो ये तो मुझे लगता है एक बहुत गलत चीज़ थी। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी लिया जाता था जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे लोग, उनको भी दास का नाम दिया करते थे। तो ये तो हमारे ऋग्वेद की कहानी थी। हमारी जो पुस्तक है, जो महान मेन ग्रंथ माना जाता है, उसमें ये सब दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं कब्रों की। कब्रें क्या कहती हैं? तो कब्रें जो इम्पोर्टेंट थी कि महापाषाण जो कब्रें बनाने की जो प्रथा थी, लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कश्मीर में, भारत में भी ये प्रथा प्रचलित हो गई थी, और ये धीरे धीरे और जगहों पे भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई। सबसे मेन बात तो यहाँ पर ये आ जाती है कि कई बार तो पुरातत्वविदों ने ये भी चीज़ चेक की है कि मतलब इन पत्थरों को गोलाकार रूप में सजाया जाता था, ये कई बार अकेला ही खड़ा रहता था। तो इससे पता चल जाता था कि किसकी कब्र कहाँ पर दफन है। ये ना कुछ समानताएं होती थी कब्रों में। तो मृतकों को मतलब मृतकों के जो दोस्त वगैरह हुआ करते थे, परिवारजन होते थे, वो इस तरीके से दफनाया करते थे। उसके बाद मित्रों को किसी खास किसके मिट्टी के बर्तन के साथ दफना देते थे, जिसपे काले या लाल मिट्टी के बर्तन का ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से उसको जाना जाता था। ब्लैक एंड रेड वेयर, जिससे कि पता चल जाता था कि हाँ ये इस व्यक्ति की कब्र है। उसमें कई बार लोहे के औजार और हथियार भी रखे थे, कई बार तो घोड़ों के कंकाल तक रखे थे, यहाँ तक कि सामान भी, जैसे कि पत्थर या सोने के गहने वगैरह, वो भी रखे मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए आप इसमें ये पिक्चर्स में साफ दिख रहा है कि ये कुछ इस तरीके का सामान रखा रहता था। तो उनका यही था, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, लेसन नंबर 2 में भी बताया था कि वहाँ पर ऐसा मान्यता थी कि लोगों के साथ उनकी यूजफुल चीज़ें रखेंगे तो मतलब उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि सामाजिक असमानता किस प्रकार थी। सामाजिक असमानता कब्रों से कैसे पता चली, ये इंपॉर्टेंट। देखो कब्रों से ऐसे पता चली, कुछ लोगों के साथ तो सोने वगैरह रखे रहते, सोने के सिक्के रख दिए, या जानवर रख दिए, मवेशी रख दिए, या उनके नौकर रख दिए, और कुछ की कब्रों के साथ में सिर्फ और सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन, इस तरीके से कुछ रख दिया। तो इससे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी सामाजिक असमानता साफ दिखती थी। अच्छा, कुछ कब्रगाहें तो खास परिवारों के लिए बनती थी। कब्रगाहें खास परिवारों के लिए किस टाइप से थी, उसका भी एक बहुत ही अच्छा सा एक बात है कि कुछ एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। और जो मतलब मरने वाले लोग थे उनको किस रास्ते से लेके जाते थे, जो मेन जो पोर्ट हॉल करके जो मैंने बताया था कि पोर्ट हॉल एक जगह बना देते थे कि जिसके वजह से अंदर जा सके, उसमें से ले जाते थे, और उसी स्थान पे कब्रों में दफना दिया जाता था। और ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थर लगाए जाते थे, या चट्टानें इस तरीके से चिन्हित की जाती थी कि लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये हमारी फैमिली का कब्रगाह है, तो हम दोबारा अगर उनकी फैमिली में इनके ऐसा कुछ होता है तो वो दोबारा इसी स्थान पर आके उसको दफना देंगे। तो ऐसा भी मिला है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनाम का भी एक जगह है, इनाम गांव। तो एक ये भीमा की सहायक नदी के आसपास की जगह है। इसमें
3600 से 2700 साल पहले कुछ लोग रहा करते थे। तो उसमें कब्रों का एक अजीब तरीके का किस्सा है कि वहाँ पे ना लोगों को सीधा लिटा दिया जाता था गड्ढे में, और उसका सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता था, और उसको कई बार तो घर के अंदर ही दफना देता। एक व्यक्ति की कब्र कैसी मिली थी गांव के अंदर, जो बहुत ही फेमस गांव था, उस गांव के अंदर एक बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे घर थे, तो बड़े घर के अंदर एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में दबा दिया, जिसमें उसके जो पैर थे वो मुड़े हुए थे। तो एक ये बहुत अजीब सा वाकया था। उसके बाद इनाम गांव के लोग करते क्या थे, जो इस तरह की कब्रें वो बनाते थे, वो करते क्या थे, उनका काम था, वो लोग पुरातत्वविदों ने बताया कि वो गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज वहां से मिले हैं। वहां पे जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, और कई हड्डियों पर काटने के निशान भी। तो उससे ये पता लग सकता है कि हाँ, वो शायद वो हड्डियों को मतलब वो जानवरों को खाते हुआ करते होंगे। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे जानवर भी मिले हैं, मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पे अच्छा खासा एक अ, कस्बा टाइप हुआ करता होगा। इसके अलावा बेर, आंवला, जामुन, खजूर, रसबनिया ऐसी भी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर अच्छा खासा एक कस्बा था। इसके अलावा अगर कंकालों की उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि कंकालों का अध्ययन किस प्रकार किया गया था। देखिए, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नाम की किताब लिखी। चरक संहिता नाम की किताब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये एग्जाम में भी आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियों को काउंट किया था, जबकि हमारे आधुनिक शरीर की रचना के हिसाब से 206 हड्डियां होती हैं। तो उसमें संभवतः ये बात होगी कि चरक ने अपनी गिनती में दांतों को और कार्टिलेज को ज्वाइन करके बता दिया होगा, तो इसलिए उनकी जो गिनती थी 360 हो गई होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कब्र या बुक का जो हमारा इतिहास है, ग्रंथ का इतिहास है, काफ़ी अच्छा रहा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमारे राजा या किस टाइप के राज्य हुआ करते थे, क्या गणराज्य हुआ करते थे, क्या वो करते थे, वर्ण व्यवस्था क्या थी। आई होप से वीडियो पसंद आई होगी। थैंक